हाय एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम HCS CSAT के 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है 4 persons ABCD शेयर देयर प्राइस अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। मतलब A, B, C, D ये 4 लोग हैं और ये टोटल प्राइस अमाउंट कितनी शेयर करते हैं, मतलब जो जीतती हुई रकम है वो कितनी है इनकी 1 लाख। मतलब वही 1 लाख। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है इन सच अ वे दैट 4 times A's 3 times B's 3 times B's 2 times C's 2 times C's and D's प्राइस इज इक्वल। मतलब कि इन सबका इक्वल है। जैसे ए का कोई सपोज x होगा, ए का या फिर 20,000 मिला अगर x ए को, तो उसका 4 into A इक्वल्स टू 3 into B इक्वल्स टू 2 into C इक्वल्स टू D। ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है। समझा? ठीक है, तो आपको बताना है कि A और D का क्या है सम ऑफ प्राइस। A और D का आपको बताना है कि क्या है प्राइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो ये सारी इक्वल है हमारे पास, तो हम सिलेक्ट करते हैं इनको, अलग अलग इनको लिखते हैं। कैसे? 4A इक्वल्स टू 3B, तो यहां से A और B की रेशियो निकाल लेते हैं हम। कैसे? A अपॉन B इक्वल्स टू कितना आ गया, B यहां आएगा 3 के नीचे जाएगा 4, तो 3/4। ऐसे ही B और C की यहां से आ जाएगी, इन दोनों से क्या आएगी, B अपॉन C हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ऐसे ही C अपॉन D क्या हो जाएगा, C अपॉन D हो जाएगा 1/2। इतना समझ आया सबको? ठीक है, अब देखो ये अब हमें ना अलग अलग रेशियो तो पता चलेगी कि जैसे A रेशियो B है 3/4, ऐसे ही B और C की है 2/3, ऐसे ही C और D की है 1/2। लेकिन हमें चारों की साथ में चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस और नो? तो चारों की साथ में निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान से देखना जरा। शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको। जैसे A, B, C, D। ठीक है, ये 4 लोग हैं। A और B की क्या है 3/4, 3 और 4 यहां लिख दिया। ठीक है, B और C की क्या है 2/3, B और C की है 2/3, ये ऐसे लिख दिया। और C और D की क्या है 1/2, तो C और D की है 1/2। ठीक है, अब हमें चारों की निकालनी है। चारों की कैसे निकालोगे? देखो ये ब्लैंक है हमारे पास, तो ब्लैंक के जस्ट साथ वाला उसको लिखो। ब्लैंक के साथ वाला क्या है जस्ट 4, तो यहां आ जाएगा 4, यहां भी आ जाएगा 4। अब यहां भी ब्लैंक है, इस खाली के साथ वाला क्या है 3, तो यहां आ जाएगा 3। ठीक है, यहां पे भी ब्लैंक है, तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे क्या आएगा 1 और 1, क्योंकि यहां 1 है ना साथ में इसके, तो इसलिए 1 और 1। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, गुना करो सबको। जैसे 3 into 2 6, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 3 12 into 2 24। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगा इसका 3, 2 से कट कर दिया मैंने, 3 4 6 एंड 12, तो ये आ गई रेशियो। सिंपल। अब हमें एक और चीज पता है कि रेशियो हटाने के लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं। क्या करते हैं हम, 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 12x, ये किसके इक्वल दिया? ये यही हो गया ना कि ये A का है, ये B का है, ये C का है,
ये डी का है। और हमें रेशियो हटा के हमने एक वेरिएबल लिख दिया x, और फिर क्या किया हमने, इन सबको इस वाली इक्वेशन में डाल दिया। जो पहली इक्वेशन थी ना कि इन सबके शेयर का जो सम है वो है 1 लाख, तो क्या किया हमने, उस इक्वेशन में डाल दिया। तो ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 लाख के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या आएगा, 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25 25x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 4000 x आ गया। अब सिंपल है, a और d का निकालना है ना, तो यहाँ पे x डाल दो a में। a क्या है 3x और d क्या है 12x, तो यहाँ पे डालो x की वैल्यू और दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 12 इंटू 4। ठीक है, ये करके आपका ए और डी का सम आ जाएगा। समझ आया? इजी सा था। क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी ये 4 लोग हैं और इनका जो टोटल प्रॉफिट का सम है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख उनका लिख दिया, ये इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि जो भी x की अमाउंट है उसको अगर 4 टाइम्स लिखे हम, वो किसके इक्वल है, वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स b के प्रॉफिट की इक्वल, और वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स c के प्रॉफिट की इक्वल, और ये सब किसके इक्वल है, d के प्रॉफिट की इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से जब दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल ली। रेशियो किसकी, इक्वेट करने लगो सबको। a और b को करा इक्वेट, तो a और b की रेशियो आ गई। b और c को करा तो b और c की आ गई, और ऐसे c और d को करा तो c और d की आ गई। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल के हमें तो चारों की साथ में चाहिए। साथ में क्यों चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो साथ में चाहिए थी हमें। तो साथ में करने के लिए हमने क्या किया, वो शॉर्ट ट्रिक का यूज किया। क्या था, सबकी लिख लो। जैसे 3 और 4 है ए बी की, फिर बी सी की है 2 3 और सी डी की है 1 2। फिर क्या करना, जो ब्लैंक है वहां पे उसके साथ वाला नंबर लिख दो। जैसे ये ब्लैंक थे, इसके साथ में 4 था तो 4 लिख दिया। ये ब्लैंक था, इसके साथ में 2 था तो 2 लिख दिया। ऐसे 3 और यहाँ 1 1। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये ए की आ गई, बी की, सी और डी। ठीक है, क्लियर? फिर कुछ नहीं किया, फिर रेशियो हटा के हम एक वेरिएबल लिखते हैं, वो वेरिएबल लिख दिया और इन सबकी वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया। 1 इक्वेशन में डाल के ये आ गया, सिंपल x की वैल्यू आ गई। तो चाहे कुछ भी पूछा हो, चाहे ए और डी का सम पूछा हो या बी और सी का, किसी का भी सम पूछा हो, वो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। A piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days. 6 men और 5 women, मतलब ये कितने डेज में करते हैं, 6 डेज में कोई वर्क करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 3 men और 4 women वर्क करती हैं 10 डेज में, खत्म। मतलब कोई W वर्क है, ठीक है, ये काम करना है, वो 6 मेन और 5 विमेन कितने डेज में करती है, 6 डेज में कंप्लीट करती हैं, और ऐसे 3 मेन और 4 विमेन 10 डेज में करती हैं। तो हमें बताना है 9 मेन और 15 विमेन कितने डेज में करेगी। ठीक है, कुछ भी सोचना, ऐसा क्वेश्चन है ना, सिंपली देखो क्या करना है। 1 डे का वर्क निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डे का मेन का लिख लेते हैं x है और 1 डे का वुमेन का लिख लेते हैं y है। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में कैसे लिखोगे, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, ये दूसरी बन गई। 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, x और y, और 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो इसको। ठीक है, ये सब सॉल्व किया, मतलब 6 को उधर लेके जाए, यहाँ पे आ गया 36x प्लस
30y इक्वल्स टू 1 और दूसरी बन गई 30x प्लस 40y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x और y सॉल्व कर लिए। यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू आगी x और y की वैल्यू। लेट से, मतलब मैंने सॉल्व नहीं की इक्वेशन, आपको करनी है सॉल्व। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि चलो x की वैल्यू लेट से 2 आ गई, ठीक है, और y की आ गई 3। लेट किया है मैंने, आई नहीं है ये वैल्यू, खुद सॉल्व करनी पड़ेगी और x और y निकालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये आंसर निकालने के लिए 9 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू वाई, तो क्या 9 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, वैसे ही फ्रैक्शन में आएगा आपका, जैसे 1/2 या 1/3, ये ना फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकेट कर देना, वो आपके नंबर ऑफ डेज। क्यों, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में भी तो इसका रेसिप्रोकल लिया है, मतलब उल्टा किया इसको। कैसे, 6 डेज गिवन था ना, हमने 1/6 लिखा है, ऐसे यहाँ पे 1/10 लिखा है। तो एंड में भी सॉल्व करने के बाद जब आप ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे, उसके बाद एक ना फ्रैक्शन में फॉर्म आएगी आपकी कि 1/60 या 1/30 या 1/3। ठीक है, उसको उल्टा कर दो, 3 आ गया तो आपके नंबर ऑफ डेज हैं। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो आपका आंसर है। क्लियर है, समझ आया? ये सब इक्वेशन दी थी कि 6 men और 5 women इतने डेज में करते हैं, ऐसे ऐसे इतने डेज में करते हैं, तो आपको बताना है सिंपली कि ये करेंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ बिना सोचो समझे क्या करो, सिंपली m की जगह x ले लो, y की जगह w की जगह y ले लो, मतलब कुछ भी हो बंदे, और यहाँ पे डेज का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, वो तो उल्टा कर दो डेज को। ऐसी दूसरी इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यहाँ से आपके एक्स वाई आ गई, तो तीसरी इक्वेशन में डाल दिया। तीसरी इक्वेशन में डाल के यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगी, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ आएगा, तो उसको क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है। तो जो उल्टा करके वैल्यू आएगी वो आपका नंबर ऑफ डेज होगा। क्लियर, समझ आया? इजी सा था ये। तो वर्क और टाइम और वर्क का सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, B takes 10% less time than A to cover some distance। ये कोई डिस्टेंस है, B और A, 2 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या बोला गया है कि जो B है वो 10% लेस टाइम लेता है A से, मतलब B को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10% लेस लगता है टाइम एज कंपेयर टू A। वो याद है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, याद रखना। इफ A वॉक्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ B इज डैश। ठीक है, A की स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे कि जो B है, B को टाइम लगता है 10% कम A से। A को टाइम लग रहा है सपोज 1 घंटा लग रहा है कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो B को उससे 10% कम लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ये स्टेटमेंट? अब देखो, टाइम और स्पीड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आपकी जो टाइम है वो ज्यादा है, ज्यादा किसके लिए, A के लिए या B के लिए? टाइम A के लिए, करेक्ट। तो अगर A का टाइम ज्यादा है तो स्पीड A की क्या है, कम है। और ऐसे ही अगर B का टाइम क्या है, कम, तो स्पीड क्या है, A की कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, तो आपको बतानी है स्पीड B की मीटर पर सेकेंड में बतानी है। तो देख लेते हैं ना, स्पीड क्या होगी, B की ज्यादा होगी, तो 10% क्या होगा 9 का, 9 का 10% इज 0.9। ठीक है, तो हमारे पास B की स्पीड आ गई, क्योंकि हम माइनस क्यों नहीं कर रहे, 9 में से 0.9 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि B को जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम लग रहा है, बट उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तभी टाइम कम लगेगा। तो दैट्स वाई
बी की स्पीड आ गई 9 प्लस 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया 9.9। अब हमें बोला गया कि इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, कैसे करते हैं मीटर पर, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आर को सेकंड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600। वही कर दो, 9.9 इंटू 1000 अपॉन 3600। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया आपके पास। इजी सा था, कुछ नहीं था। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाया इसमें, हमें बोला गया है कि बी को ए से 10% कम टाइम लगता है, टाइम कम लगता है बी को। तो अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड कैसी होगी बी की, ज्यादा होगी 10% ए से। तो वही हमने यहाँ किया, स्पीड ए की गिवन थी तो उससे उसका 10% निकाल के ऐड कर दिया, क्योंकि बी की स्पीड हमें पता है ज्यादा थी, इसलिए हमने ऐड किया। उसमें ऐड करके हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गई बी की स्पीड, और क्वेश्चन में बोला था मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है। तो मीटर पर सेकंड में फाइंड करने के लिए ये करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आपको टिक करना था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पाइप और सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब पाइप्स वाले नहीं होते कि ए और बी इतनी देर में टैंक को फिल करती, ये वाला क्वेश्चन है। ये भी आसानी था। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी टू पाइप्स हैं, ए करती है 24 मिनट्स में अकेले, एक टैंक को अकेले फिल करती है 24 मिनट्स में, और बी कितने में, 48 मिनट्स में। ठीक है, फिर बोला गया इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को साथ में ओपन कर दिया तो कितने टाइम बाद पाइप बी मस्ट बी क्लोज सो दैट द टैंक फिल्स इन 16 मिनट्स। मतलब ए अकेले करती है 24 मिनट्स में, बी अकेले करती है 48 मिनट्स में। तो बोला गया कि अगर ए और बी दोनों को साथ में खोल दिया, ठीक है, तो कितने टाइम बाद, कितने मिनट्स बाद बी को बंद किया जाए, बी टैप को बंद किया जाए, सो दैट टोटल टाइम जो है वो 16 मिनट्स लगे। क्लियर? चलो, इनकी ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो ध्यान रखो, वो बहुत ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। कैसे? ए बी, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, ए को इंडिविजुअली करने में 24 मिनट्स और बी को इंडिविजुअली करने में कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट्स। ठीक है, तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, तो आप 24 को डिवाइड करो, 48 को डिवाइड करो 24 से, क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा 1, ऐड करो 3, तो मतलब आपका टोटल टाइम, मतलब ए और बी जब साथ में ओपन की जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया ये 16। तो मतलब ए और बी जब साथ में ओपन रहेंगी तो वो कितने टाइम में फिल करेगी टैंक, 16 मिनट्स में कर देंगी वो। ठीक है, हमें बोला गया था कि हमें वो टाइम बताना है कि किस टाइम हम बी को बंद करें, बी पाइप को या बी टैप को कितने टाइम के बाद बंद करें कि जो टोटल टाइम है वो 16 मिनट्स लगे। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो टोटल टाइम ही 16 मिनट्स ले रही है। ए और बी जब पूरे टाइम के लिए खुली रहेगी तो ही वो 16 मिनट्स में फिल कर रही है। इसको ना थोड़ा समझो, सोचो क्वेश्चन को। तो अगर हमने बी को इन केस 5 मिनट में बंद कर दिया तो 16 से ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, दिमाग लगाओ, लगेगा। ऑब्वियसली दो साथ में करें काम तो जल्दी होगा, बट एक को अगर एक चला गया काम करने से तो दूसरे को और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब यहाँ पे बोला ही गया है कि ए और बी साथ में 16 मिनट्स में कर रही है, तो इनकेस हमने बी को इससे पहले बंद कर दिया तो टोटल टाइम तो इंक्रीज होगा कि नहीं, बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। तो दैट मीन्स बी को हम कितने टाइम बाद बंद करें कि वो 16 मिनट्स में ही फिल करें, 16 मिनट्स बाद। समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर बी को हम 16 मिनट्स बाद बंद कर देंगे तो ही तो टोटल टाइम हमारा 16 होगा, करेक्ट?
इसको थोड़ा सा सोचो समझो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा। यहाँ तो देखो बहुत ही इजी था। क्या किया, ए को इंडिविजुअली लगता है 24 मिनट्स, बी को इंडिविजुअली लगता है 48 मिनट्स, तो इनका एलसीएम लेना, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, मतलब इतना काम करना है। और ये आ गई उनकी एफिशिएंसी कि इतना उनकी वो एफिशिएंट है काम करने में। तो 48 को डिवाइड किया 24 से 2 और 48 को डिवाइड किया 48 से, तो वो 1 आ गया 3। तो जब इस वर्क को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा कि कितना वो दोनों को साथ काम करने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि ए और बी दोनों जो है वो 16 मिनट्स में फिल कर देती है टैंक। ठीक है, तो अगर हम बी को 16 मिनट बाद बंद करेंगे तभी तो टोटल टाइम 16 मिनट होगा। समझ आया? तो ये था इसका आंसर। तो आंसर क्या है इसका, 16 मिनट्स बाद बी को बंद करेंगे सो दैट टोटल टाइम कितना हो जाए, 16 मिनट हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है which when increased by 5 is divisible by 8, 11 and 24। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है कि जो जब उसको इंक्रीज किया जाए 5 से, मतलब सपोज 3 एक नंबर है, उसको जब 5 से इंक्रीज किया जाए, मतलब 8 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज 8 तो छोटा हो गया ना 11 और 24 से। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि उस नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को जब बढ़ाया जाए 5 से, मतलब 5 उसमें जोड़े जाए, तो वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऑप्शंस भी लिख देती हूं मैं। पहला ऑप्शन है 243, second option is 259, third is 289 और फोर्थ इज 303। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। आसान ही है क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें हार्ड एंड फास्ट, इजी था ये। सब में 5 पहले तो ऐड कर दो, वही बोला गया ना 5 जब ऐड करेंगे तो ही डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 तो पहले ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड किया तो कितना आ गया 248, ये आ गया 294, ये आ गया 264 और ये आ गया 308। क्लियर? सबसे पहले हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बिकॉज वो सबसे आसान है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है, सारे ऑड डिजिट्स का सम माइनस इवन डिजिट्स का सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 121, ये हमें पता है कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ऑड और ऑड क्या है 2, 1 + 1 is 2 माइनस जो इवन पे है 2 क्या है 0, और 0 है मतलब ये तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 952। ठीक है, तो 9 + 2 is 11 माइनस 5 6, तो 6 का डिविजिबल है 11 से, नो, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो वही चीज चेक करनी है, चेक करते हैं इसको। 8 + 2 10 माइनस 4 6 का डिविजिबल है, अभी देखा नहीं तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड 4 + 2 6 माइनस 6 0, ये हो सकता है डिविजिबल, तो स्टार मार्क करते हैं, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। सेकेंड थर्ड मतलब 4 + 2 6 माइनस 9, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग। और ऐसे ही 8 + 3 11 माइनस 0 11, 11 माइनस 0 इज 11, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए 2 नंबर्स, एक तो 264 और 308। 264 308 सिंपल।
अब फटाफट से 8 से डिवाइड कर लो इनको। 8 से डिवाइड करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कौन सा है, तो ये आपका आंसर आएगा। समझ गए? इजी सा था, है नहीं। 5 इंक्रीज किया, नंबर्स लिख लिए, वो नंबर्स लिख लिए। उसके बाद 11 भी हमें पता है 11 से डिवाइड करना सबसे इजी था, सॉरी 11 की डिविजिबिलिटी निकालना सबसे इजी था। तो भाई क्या 11 से डिवाइड करके देखा क्या था, डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है, ये सब तो पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो ऑड डिजिट है उनका सम माइनस इवन डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो हमने वो देख के 2 एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 2 बचे। अब उसके बाद देखना है 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 264। और वैसे 8 से डिवाइड करने की भी हमसे जरूरत है, तो ठीक है ये डिवाइड करके देखोगे तो ये हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 264। क्लियर? तो ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रॉस द कॉर्न देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये गिवन है, तो हमें बताना है क्या ट्रू है, कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन मैं बताती हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो इन आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये करिए, ये उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4xy इक्वल्स टू 0, और 4 उधर जाएगा तो क्या हो गया xy इक्वल्स टू 0। और ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन में था कि xy इक्वल्स टू 0। क्लियर? इससे इजी क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा पेपर में, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन। तो समझ आए, आइडेंटिटी खोली और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ गया और ये ऑप्शन में अवेलेबल था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा हैज सम हेन्स एंड गोट्स। कुछ हेन्स हैं कृष्णा के पास और कुछ गोट्स हैं, बकरी, ठीक है, और मुर्गी, ये है उसके पास। इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स जो है टोटल काउंट वो है 81 और लेग काउंट है 234, लेग काउंट है 234। ठीक है, तो हमें बताना है हेन्स की क्या परसेंट है, हेन्स का क्या परसेंट है। तो हेन्स की परसेंट बताने के लिए हेन्स नंबर ऑफ हेन्स फाइंड करने पड़ेंगे पहले। तो कैसे करोगे, हेन्स और गोट्स, हेड तो एक ही होता है सबका, यस और नो, हेड तो एक ही होता है, तो लेट नंबर ऑफ हेन्स बी एक्स और ऐसी लेट नंबर ऑफ गोट्स बी वाई। ठीक है, तो हेड मतलब एक गोट का एक ही हेड होगा, ऐसे एक हेन का एक ही हेड होगा, तो क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 81। सही लिखा है मैंने, बताओ। हेन्स का और गोट को टोटल करके ही तो 81 आएगा, बिकॉज एक हेन का एक ही हेड होगा, तो टोटल मैंने करके 81 लिख दिया। ठीक है, बट लेग्स में थोड़ा ट्रिक है। कैसे, गोट की लेग्स कितनी होती है, 4, और हेन्स की कितनी होती है, 2। ठीक है, 2 होती है इसकी, तो टोटल है 234। क्लियर? तो एक हेन की कितनी लेग्स हैं, 2, प्लस एक गोट की कितनी लेग्स हैं, 4। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 से गया और ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो ये हो गया आप पे 2 इक्वेशन, एक होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 और दूसरी आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 117। 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करके क्या आएगा, ये तो गया, ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस 19 36। ठीक है,
तो y आ गया 36। y क्या थी हमारी? गोट्स थी, तो गोट्स कितनी आ गई? गोट्स आ गई 36। हेन्स आ जाएंगी 81 माइनस 36, तो ये करोगे तो 45 आएगा। 45 आ गई आपकी हेन्स। तो हमें बताना था कि टोटल एनिमल्स में हेन्स की क्या परसेंट है। तो हेन्स की क्या परसेंट है, कैसे निकालते हैं परसेंट? जिसकी निकालनी है परसेंट वो ऊपर, जिसमें से निकालने होता है टोटल वो नीचे, इंटू में 100। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो 55 पॉइंट समथिंग आएगी परसेंट। क्लियर? समझ आया? क्या ट्रिकी पार्ट था? हेड्स तो सबका एक ही होता, हेड तो सबका एक ही होता है सारे एनिमल्स का, तो वो हमने ऐड कर दिया। दूसरी इक्वेशन बनेगी लेग्स से। लेग्स गोट्स की होती है 4 और हेन की होती है 2, तो यहां से मैंने इक्वेशन बना के लिख दिया। सिंप्लीफाई किया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन से सॉल्व किया। सॉल्व करके गोट्स, नंबर ऑफ गोट्स आ गए, नंबर ऑफ गोट्स आ गए तो नंबर ऑफ हेन्स आ गई। और इसके बाद परसेंटेज निकालनी थी कि हेन्स की क्या परसेंट है टोटल एनिमल्स में। तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर, जिसमें से निकालनी है वो नीचे, इंटू 100, तो वो आपकी परसेंट आएगी। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एवरेज एज, एवरेज तो पता है ना, सम अपॉन जितने नंबर है उतना, इक्वल्स टू 20। अगर सी से हमने रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया सी से, मतलब यहां पे आ गया सी, तो एवरेज हो जाएगी हमारे पास 19। और अगर इसी में हमने रिमूव कर दिया बी से, सी को कर दिया बी से रिमूव, तो एवरेज हो जाएगी 21। तो हमें फाइंड करना है सी, बी और ए की एज। सी, बी, ए की एज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी आसान ही था क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। तो यहां से निकालो, पहले a प्लस बी आ गया हमारे पास 40, इसमें से b प्लस सी आ गया हमारे पास, कुछ नहीं करी मैं, सिर्फ 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रही हूं, 38, और a प्लस सी आ गया हमारे पास 42। क्लियर? सबको ऐड कर दो, 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, इन तीनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 120। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया आपके पास 60। तो मतलब तीनों के एडिशन है एजेस का 60। तो सिंपल, a प्लस बी गिवन है तो c का आ जाएगा यहां से, a प्लस बी यहां डाल दोगे तो 40, तो c आ गया यहाँ पे 20, c की एज आ गई 20। ऐसे ही अब b और c पता है, b और c पता है तो a की आ जाएगी, b और c क्या 38, तो 60 माइनस 38 होता है 22, तो a की क्या आ गई 22 ईयर्स। और ऐसे ही a और c की पता है, b की आ जाएगी, मतलब 60 माइनस 42, मतलब कितनी 18 ईयर्स। हाँ, तो b की आ गई 18 ईयर्स। तो आपको बताना था सी बी ए की। ये मतलब ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो एज तो सही निकाल ली, बट वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से, उनको लगता है ए बी और सी की पूछी हुई तो वो टिक कर देते। नहीं, कैसे पूछा है, पहले सी की लिखनी है मतलब 20, कॉमा, फिर बी की लिखनी है, बी की क्या 18, कॉमा, फिर ए की लिखनी है, ए की क्या 22। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देख के टिक कर देना। मतलब ये भी ध्यान से करना होता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब किस ऑर्डर में पूछा गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। जो क्वेश्चन आया था वो था 3 numbers are such that first is twice the second। जैसे 3 नंबर्स हैं, सपोज लेट कर लो a है, b है, c है, ये 3 नंबर्स गिवन है और बोला क्या है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। जो पहला नंबर है वो दुगना है सेकेंड नंबर के। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ये इस लाइन का मतलब है कि पहला नंबर जो है वो इंटू 2 है सेकेंड नंबर के। ठीक है, ये पहला है। और एक और गिवन है कि द फर्स्ट नंबर इज हाफ द थर्ड नंबर, और जो फर्स्ट नंबर है वो हाफ है
थर्ड नंबर के, मतलब फर्स्ट नंबर ए है फर्स्ट नंबर, तो वो हाफ है किसके, थर्ड नंबर के। क्लियर, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56, इनका एवरेज पता है ना, सम ऑफ दिस अपॉन टोटल नंबर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही पढ़ा है, एवरेज क्या होता है, सबका सम प्लस सम अपॉन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो। ठीक है, तो इनका सम गिवन है, मतलब ए प्लस सम सॉरी एवरेज गिवन है इनका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, क्योंकि 3 है। क्या गिवन है, 56। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56 देन 3 नंबर्स, तो आपको 3 नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो मतलब आपको a b c ये फाइंड करना है। समझ आ गया, तो सबसे पहले इसको लिख दो, इसको उधर ले जाओ, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 56 इंटू 3 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 168। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सिंपली यहां से निकालो b की वैल्यू, c की वैल्यू a की टर्म्स में निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल हो जाएगा। जैसे यहां से a इक्वल्स टू 2b से b की वैल्यू क्या आ रही है, a बाय 2। ठीक है, और यहां से a इक्वल्स टू c बाय 2, यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर ले जाओ तो c की वैल्यू आ रही है 2a। ठीक है, तो ये डाल दो यहाँ पे, a तो एज इट इज था ही, b की जगह लिख दो a प्लस a बाय 2 और c की जगह लिख दो 2a इक्वल्स टू 168। समझ आया इतना? तो यहाँ पे एलसीएम लोगे जब आप, तो ये हो जाएगा इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस a प्लस 4a अपॉन 2 इक्वल्स टू 168। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, देखो इक्वेशन है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा कितना, 4 5 6 7a और ये उधर चला जाएगा 168 इंटू 2। तो सिंपली a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो उसके बाद यहाँ पे a डाल दोगे b आ जाएगा, b आ गया, यहाँ पे a डालोगे c आ जाएगा। तो मतलब एक इक्वेशन से आपके तीनों नंबर्स आ गए। और क्वेश्चन क्या था, a b c की वैल्यू बतानी थी और वो आपकी आ गई। सिंपली इजी था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में 3 नंबर्स गिवन थे, रिलेशन गिवन था 2-2 नंबर्स का। जैसे a जो है ट्वाइस है b के, a जो है हाफ है c के, तो ये 2 इक्वेशन पता थी। प्लस एक और आपको इक्वेशन पता थी कि एवरेज जो है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। तो इनका सम अपॉन 3, क्योंकि 3 है ना, ये 1 2 3 इक्वल्स टू 56 इनका एवरेज गिवन था। तो यहाँ पे इसको लेकर गए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 168। क्लियर, तो यहां से 168 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। फिर यहां से b और c की वैल्यू निकालो a की टर्म्स में, क्योंकि a के साथ ही सबका रिलेशन गिवन है, a तो a ही है, b के साथ भी a का रिलेशन गिवन है, c के साथ भी a का रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें डालोगे आप तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन आ जाएगी सिर्फ a की टर्म्स में, मतलब पहले नंबर की टर्म्स में आ जाएगी। तो जब वो आ गई तो सेकेंड नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। क्लियर है, फर्दर आप सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So second question है, sum of all 4 digits number obtained by digits 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये digits गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको बताना है सम इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी डिजिट्स जितने भी नंबर्स बनते, जैसे 1 2 3 4 एक नंबर, 2 1 3 4 दूसरा, 4 3 2 1 ये तीसरा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स बनते हैं उसका आपको सम बताना है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि 3 नंबर्स हैं उनसे बताओ कितने बनते हैं, 2 नंबर्स हैं उनसे बताओ कितने बनते हैं। ठीक है,
तो चलो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं इनको सॉल्व करने के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, जिसमें सेट करते हैं कि ये इसका सिलेक्शन करते हैं, फिर इसका कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 4 डिजिट से रिपीट तो हो नहीं सकती बिकॉज गिवन है। ठीक है, तो इसके कैसे निकालते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है पहली प्लेस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, चारों में से कुछ भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो अब इन चारों में से 2 तो रह गया, 2 तो ऑलरेडी हो गया। तो अब इस पोजीशन के लिए कितने नंबर्स अभी बाकी हैं, 3 नंबर्स, या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है। तो फिर इस सेकंड पोजीशन के लिए मैंने इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब सपोज यहां से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, मतलब 4 जो आ गया सेकंड वाली प्लेस पे। अब क्या बचा, 1 आ सकता है या 3 आ सकता है, मतलब 2 में से मुझे सिलेक्ट करना है, तो 2 बच गए। ठीक है, और लास्ट में 1। समझा मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे लिखा, कि पहली प्लेस के लिए मेरे पे 4 नंबर अवेलेबल है, चारों में से मैं कोई भी उठा सकती हूँ, तो उठा लिया। फिर नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 अवेलेबल है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट प्लेस पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 2 बचे और लास्ट के लिए 1 ही बचा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे, 24 वर्ड्स बनेंगे। 24 वर्ड्स बन गए। स्टेप बाय स्टेप सोचो अब इसको। आपके पास 24 वर्ड्स बन चुके हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं देखना, बिकॉज हमें पता है कि अगर 1 2 3 4 लिख रहे हैं हम, या 2 1 3 4 लिख रहे हैं, ये जो है ये अलग होते हैं कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पर है, यहाँ पे 1 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्लेसेस भूल जाते हैं, मतलब ऐसे सोचते हैं कि ये डिजिट्स नहीं, ये सिंपली प्लेस्ड है नंबर्स। तो उसको फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर दो, कितनी डिजिट्स है उनसे। ये स्टेप 1 है, ये डिवाइड कर दिया 4 से, तो आपका आ गया 6। ठीक है, तो 6 ऐसे नंबर्स हैं विदाउट प्लेस। मैंने प्लेस कंसिडर नहीं किया कि 1000 प्लेस पर है वो, या फिर वो 100 प्लेस पर है। ठीक है, ऐसे कुछ कंसिडर नहीं किया, सिंपली मैंने किया कि मेरे 6 ऐसे नंबर्स आ गए। ऑलराइट, अभी हमें क्या निकालना है, स्टेप 2 में सम निकालना है। सम निकालना है कि नहीं, सम निकालना है। तो इन डिजिट्स का सम क्या होगा बताओ, 4 3 2 1, क्या आ रहा है इनका सम, वही प्लेस कंसिडर नहीं करनी, सिंपली सम क्या आ रहा है इसका, 10 आ रहा है, तो 6 इंटू 10 कर दो। इतना क्लियर है। पहले हमने निकाले कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन निकाल के जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है उनसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 6 आंसर। अब वो 6 जो है, ये इतने नंबर्स आए हैं इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट विदाउट कंसिडरिंग दिस प्लेस, कि ये प्लेस जो है इसको कंसिडर किए बिना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, इन डिजिट्स का सम, इन डिजिट्स का सम क्या है 10, तो सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब स्टेप 3 में हमें इनकी प्लेस भी कंसिडर करनी है, प्लेस का भी तो सम होगा कि नहीं, मतलब ये जो 2 है ये सिंपली 3 थोड़ी होगा, यहाँ पे 3000 समथिंग आएगा कि नहीं, तो वो कंसिडर करने के लिए अभी हमें क्या करना है, 60, ये कौन सी हाईएस्ट प्लेस कौन सी है, 1000 प्लस उससे छोटी कौन सी है 10 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। क्लियर, बस ये आपका आंसर है, सिंपल। 60 इंटू ये कितना आएगा 1111, समझ आया, तो आपका आंसर आ जाएगा 66660। आई होप क्लियर है कैसे किया हमने। अगर इन केस यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स होती, सॉरी 3 आपको डिजिट्स गिवन होती, 4 नहीं होता, सिंपली ये 3 गिवन होते, फिर कैसे करते आप, वही कॉम्बिनेशन निकालो, उसका कॉम्बिनेशन आएगा 6, फिर उस 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो आपका आ जाएगा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है इनके सम से, इनका सम क्या है 3 4 5 6 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को, तो 12 आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 नहीं लेंगे, अब इनकी हाईएस्ट कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी, तो 100 प्लस 10 प्लस 1 करके सिंपली आंसर। आई होप क्लियर है। अभी तो यहाँ पे 4 भी था।
समझ आया? ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबका दिमाग इस डायरेक्शन में जाता नहीं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप था इसका, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इनकी इजी सा क्वेश्चन था वैसे, तो देख लो आप एक बार, कुछ डाउट है तो बता देना, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20, 4 नंबर्स का एवरेज गिवन है 20, इनका गिवन है एवरेज 20, ठीक है। फिर बोला गया एवरेज ऑफ दिस स्क्वायर्स इज 500, इनका स्क्वायर का एवरेज मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना गिवन है 500, इनका एवरेज। क्लियर है? फिर बोला गया क्वेश्चन में एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, जब इनके प्रोडक्ट को दो बार, जैसे A इंटू बी, देन B इंटू सी, C इंटू डी, देन D इंटू ए, देन बी सी हो गया, सी ए हो गया, नो सी ए, डी बी हो गया, नो डी बी, ठीक है। इनका आपको बताना है एवरेज क्या होगा, इसका स्टेटमेंट का एवरेज मतलब दिस अपॉन में 6, ये आपको निकालना है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सिंपली आपको इन तीनों चीजों को देख के कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ऐसे ये आपको लग रहा हो कि कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। तो इसको भी हमने कुछ वैसे ही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो एक बार फॉर्मूला देखते हैं क्या होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या आप कंप्लीट होल स्क्वायर लिख सकते हो? नो। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो के होल स्क्वायर में, ठीक है। मतलब ये टर्म एक ले लो, x ले लो, इसको y ले लो, तो अभी क्या हो गया x प्लस y का होल स्क्वायर। x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x और y की वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि x था a प्लस बी तो उसका यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए मैं स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट है c प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी c प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस बी c प्लस डी। क्लियर है? इतना देखो एक बार, कुछ नहीं कैसे रिप्लेस किया, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्या होगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस, इसको अब ओपन कर दो, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके ac, देन होगा AD, देन होगा BC, फिर होगा BD। समझ आया इतना? ठीक है। तो ये भी मैं सिंगल टर्म्स है, ये भी उधर ही भेज देती हूँ मैं। फाइनली क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे तो था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर था इधर, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रही। और राइट हैंड साइड क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स को मैंने उधर उठा के फेंक दिया, 2 कॉमन ले लिया उसमें से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, उसको कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 2। और फिर अब आप देखो यहाँ पे AC, AD, BC, BD, AB और CD, ये हमें वही है जो चाहिए थे कि नहीं, यस और नो? यस। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस पूरी टर्म को, ये जो ऊपर वाली टर्म है, इसको मैं P डिनोट कर देती हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया। समझ आई इतनी चीज? ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें
ये चीज आपको पता है, ये देखो यहाँ से 4 उधर भेज दिया तो आ जाएगा वही चीज, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, तो ये है 80 का स्क्वायर, दिख रहा है? ठीक है, फिर आपको ये चीज भी पता है, ये वाली चीज क्या है, 4 को उधर भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी, यहां से पी आ जाएगा पी, क्या आएगा, ये है 6400 माइनस 2000 क्या हो जाएगा 4400 इक्वल्स टू 2 पी, 2 को उधर ले गई, क्या आ जाएगा 20, पी आ जाएगा 2200, इतना क्लियर है? पी क्या था हमारा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू, पी क्या थी हमारी ऊपर, जो न्यूमरेटर है वो वाली वैल्यू थी, बट हमें क्या पूछा गया, हमें एवरेज बताना है इसका, एवरेज मतलब जितने टोटल है उसे डिवाइड कर दो, मतलब 6 से डिवाइड करना है, तो 2200 को 6 से डिवाइड कर दो एंड दैट इज योर आंसर, क्लियर? इसका आएगा 366.67 करके आएगा आंसर, चेक कर लेना, क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आइडेंटिटी इसका गया था सिंपली, और वो भी कौन सी आइडेंटिटी, बच्चों वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वही आइडेंटिटी थी। एनालाइज करने की, चलो भाई हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिख रहा है, फिर हमें ए बी बी सी ये भी दिख रहा है, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी दिख रहा है, तो दैट मीन्स कोई ना कोई आइडेंटिटी ही लग रही होगी, तो क्या करो स्क्वायर कर दो इसका। अब हमें कोई 4 का सम और उसका स्क्वायर का कोई फॉर्मूला तो पता नहीं, 3 तक तो पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन 4 टर्म्स का नहीं पता हमें, तो हमने क्या किया, इनको 2 के टर्म्स में उसको डिवाइड करके फिर उसको खोल दिया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर था, ये खोल के सिंपली आइडेंटिटी आ गई हमारी सारी, और यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो थी वो डाल के, यहाँ से ये उठा के p आ गया हमारे पास, p आ गया, हमें एवरेज चाहिए था तो डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। आई होप क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3, ए और बी की इनकम जो है उसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है 4:3, ठीक है। फिर गिवन है उनके एक्सपेंडिचर, मतलब उन्होंने कितना यूज कर दिया, जैसे इनकम होती है सैलरी, सेविंग होती है कितनी बचत की, और एक्सपेंडिचर होते है कितना खर्च किया, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर इनका क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है ए और बी के 5:2, ठीक है। अगर वो सेव कर रहे हैं 4900, सेव कितना कर रहे हैं दोनों जन, मतलब 4900 ही ए सेव कर रहे हैं और 4900 ही बी सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है बी का एक्सपेंडिचर कितना है, सिंपल, ठीक है। तो बी का एक्सपेंडिचर हमें बताना है, तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास रेशियो होती है तो उसको हटाने के लिए हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो लेट यहाँ पे वेरिएबल x ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम क्या है a की 4x, b की इनकम क्या है 3x, ऐसे ही a का एक्सपेंडिचर क्या है 5y और b का एक्सपेंडिचर क्या है 2y, क्लियर है। तो अब एक इक्वेशन बनानी है, इसमें से सोचो इनकम क्या होगा, जितना खर्च किया प्लस जितना सेव किया, यही होगी इनकम, कोई एक्स्ट्रा पैसे तो आएगा नहीं। क्या होती है इनकम, जितनी है मतलब जितनी सैलरी आ रही है उस वो किसके एडिशन के इक्वल होगी, जितना बचत करे, जितना सेव करे और जितना खर्च करे, क्लियर है। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन, मतलब क्या होगी 4x इक्वल्स टू, मतलब इनकम, ये ए की बात हो रही है, ए का इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होगी, और बी का क्या होगा 3x इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमें बोला गया था सेम है, तो इनको उधर ले जाती हूँ y वाली टर्म को, सो दैट हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकें। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4900, और यहां से 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4900, ठीक है।
सिंपली एलिमिनेशन से करते हैं। कैसे करते हैं एलिमिनेशन से? इक्वल बनानी है कोई टर्म, मैं एक्स को बनाती हूँ इक्वल, ठीक है। तो एक्स को जब हमने इक्वल बनाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा 20x, नहीं सॉरी 5 से 3 से, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आएगा 12x बन जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा 15y, यहाँ पे आ जाएगा 12x और यहाँ पे आ जाएगा 8y, ठीक है। यहाँ पे आएंगी वैल्यूज 147 एंड 196, 14700 एंड 19600, ठीक है। कुछ नहीं किया, अब साइन चेंज कर दो जैसे करते हैं इसको। सबट्रैक्ट करना है मुझे तो साइन चेंज कर दिया। ये तो हट गई टर्म, यहाँ पे आएगा -7y, यहाँ पे आएगा -4900, ठीक है। तो कैंसिल करके y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 700, नहीं सॉरी 700। ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। और 900 ही क्यों बनाना है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। 4900 है तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 700, क्लियर है इतना। अब आपको बताना था क्या, b की एक्सपेंडिचर क्या, b की एक्सपेंडिचर क्या गिवन है, यहाँ पे 2y गिवन है। तो सिंपली क्या करो, y की वैल्यू पता है इंटू 2 कर दो, तो एक्सपेंडिचर ऑफ b आ गया 2 इंटू 700, दैट मीन्स 1400। आई होप क्लियर था, इजी था क्वेश्चन। इसके लिए बेसिक चीज क्या पता होनी चाहिए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना सेव किया जितना खर्च किया वो किसकी इक्वल होगा, इनकम के इक्वल, वही करना था। क्लियर है, कुछ समझाने की खास जरूरत नहीं थी। ये पता मुझे रेशियो को हटा के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बना ली, फिर तो एलिमिनेशन लगाना जो छोटी क्लास में पढ़ा होता है, सबको पता ही होगा ये चीज तो। और सिंपली आपको एक्सपेंस फाइंड करना था बी का, मतलब कितना खर्च किया बी ने, तो वो था हमारे पास 2y, तो हमारे पास y आ गया था। सिंपली वहां से आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना मतलब जैसे एक पैसेज टाइप गिवन है कि नंबर्स गिवन है, उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो सीरीज गिवन है क्वेश्चन नंबर्स की 386, फिर गिवन है 752, फिर गिवन है 961, देन इज 573 एंड 839, ठीक है। ये 5 गिवन है आपको नंबर। इसके 3 पार्ट से पहला पार्ट बोलता है कि अगर हमने यूनिट प्लेस और 100 प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, नहीं सॉरी ये सेकंड पार्ट था, एक सेकंड। अगर हमने सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, अगर हमने सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया मतलब बदल दिया, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। पहले इसको इंटरचेंज करते हैं, किसको, सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करो। 3, 6, 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 725, इधर हो जाएगा 916, यहाँ पे हो जाएगा 537 एंड लास्ट इज 39893, ठीक है। तो बोला गया है कि इसकी यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का सम क्या होगा, जो लार्जेस्ट डिजिट लार्जेस्ट नंबर है उसका। लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से, ऑब्वियसली ये वाला दिख ही रहा है 900 है। तो इसका हमें बताना है यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का सम। तो 9 + 6 15, आंसर। इजी बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगर हमने यूनिट और 100 प्लेस को इंटरचेंज कर दिया तो लोएस्ट नंबर क्या होगा। यूनिट और 100 प्लेस को करना है हमें इंटरचेंज, तो यूनिट कौन सा होता है, ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है वंस प्लेस, ये होती है 100 प्लेस, ठीक है। तो अगर हमने यूनिट और 100 को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 683, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 257, नेक्स्ट 169, नेक्स्ट
3 7 5, नेक्स्ट इज 9 3 8। ठीक है, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है, कौन सा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 169 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आंसर क्या है इस पार्ट का? ये तो विद इन सेकंड सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन जो आपका टाइम सेव करते रहेंगे एग्जाम। 169, ठीक है। और लास्ट पार्ट है इसका, द नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्लेस इज डैश। मतलब जब इन नंबर्स का आप इन नंबर्स की सिर्फ यूनिट प्लेस का सम करोगे, जब सिर्फ यूनिट प्लेस मतलब 9 3 1 2 6 इनके जब सम करोगे तो उस सम का यूनिट प्लेस आपको बतानी है क्या होगा। तो इनका सम कर लो, 9 + 3 12, सिर्फ यूनिट प्लेस 12 + 1 13 + 2 15 + 6 21। ठीक है, तो 21 आया। और ये जो सम आया यूनिट प्लेस का, इसकी आपको यूनिट प्लेस बतानी है, मतलब 1। तो आंसर क्या आपका 1। ये तो पता है ना सबको, जैसे यहाँ पे गिवन है A B C D, तो ये होती है यूनिट्स प्लेस, ये होती है वंस प्लेस, ये होती है हंड्रेड, ये होती है थाउजेंड्स। ये पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो कुछ नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ये क्या इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जैसे दो सेट्स हैं तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनका जब यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब वो करते हैं ना यूनियन और इंटरसेक्शन, आपको पता होगा एडिशन, तो वो क्या होना चाहिए? टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल। एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा इसका फटाफट से। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हमने कॉइन को टॉस किया, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 के इक्वल, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आ सकते हैं तो टेल आ सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और ऐसी टेल की क्या है? 1/2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसे को कहते हैं हम सैंपल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, ये क्लियर है? तो अभी बोला गया है कि 4 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है A B C D, और इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2PA equals to 3PB equals to 4PC equals to 6PD। ठीक है, ये गिवन है। एंड आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो क्या करते हैं? आउटकम्स ले लेते हैं हम, के ले लेते हैं। तो PA क्या हो जाएगा? K/2। ऐसे ही PB क्या हो जाएगा? K/3। PC क्या हो जाएगा? K/4। और PD क्या हो जाएगा? बोलो 6। और हमें बोला गया कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, दैट मीन्स इनका जो यूनियन है, मतलब जो सम है, वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा इनका 12, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? 6K प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 4K प्लस इधर आएगा 3K प्लस 2K। ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो कितना हो गया? 10 प्लस 5 15। तो ये हो गया, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, 15K/12 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होगी? यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 3 से होगा कट 4 और 5। तो K की वैल्यू आ गई 4/5। सिंपल दिख रहा है सबको? K की वैल्यू आ गई 4/5। K की वैल्यू होगी 4/5। हमें PC की वैल्यू पता थी, PC की क्या है? K/4। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है?
4, तो k क्या आएगा 4/5, यहाँ पे 4/5 डाल दो और नीचे 4 तो था ही, तो क्या आ गई pc की वैल्यू आ गई है 1/5। इजी सिंपल। ये टर्म समझ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है जिनका कुछ कॉमन नहीं है जिनके बीच में, और एग्जॉस्टिव मतलब सम करोगे, यूनियन करोगे, जितने भी आउटकम्स है उनका वो सैंपल स्पेस की इक्वल आएगा, या फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करें तो वो उनका सम आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? एक स्टूडेंट के पास 1 2 3 4 इतने मार्बल्स हैं। ठीक है, ये गिवन है कि इतने मार्बल्स है एक स्टूडेंट के पास, और उस स्टूडेंट ने इन मार्बल्स को इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करना है। तो आपको बताना है कि इस पर्पस के लिए उससे और कितने मार्बल्स चाहिए। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कितने मार्बल्स चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस देखो कि इतने, ये काउंट है कुछ मार्बल्स का, उसको क्या बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उसे अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ही बनेगा, जब इक्वल साइड्स हैं तो स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो दैट मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, मे बी आपने सीखा हो, लास्ट से करो 2 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो 12 का क्या सबसे छोटा इससे कौन सा आता है? 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, तो 16 तो इससे बड़ा होगा, तो हम क्या लेंगे 3, तो 3 इंटू 3 ऐसे लिख के यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ सॉरी 4 3 आया यहाँ पे, तो ये इसको नीचे उतार लेते हैं 334। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके लिखना है इसको, 6 आ जाएगा 3 + 3, और यहाँ पे एक डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कि मतलब आपको जैसे करना है 6 1 इंटू 1 या 6 2 इंटू 2, 6 3 इंटू 3, इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 6 5 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं, 6 5 इंटू 5, तो वो आएगा 325। बस आगे और नहीं हो सकता, फिर वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट 35। तो जब हम 35 को स्क्वायर करेंगे, कि हमने अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए लिया, बिकॉज हमें नहीं समझ आ रहा कि 1 2 3 4 किस में है, तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज ये तो कुछ डेसिमल में आएगा, तो हमारा क्या आ रहा है 35 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो जब हमने 35 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, 35 का स्क्वायर करके 1225 आ रहा है, 1225, जो कि इससे छोटा है, बट हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा नंबर चाहिए, तभी तो हम और मार्बल्स ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली 36 का स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, 1296, तो सिंपली 36 का स्क्वायर ही सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देना, उतने मार्बल्स चाहिए होंगे ना, तभी तो देखो 36 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 36 रोज बनेंगी, 36 कॉलम्स बनेंगे, तभी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो आपको कितने मार्बल्स चाहिए, मार्बल्स चाहिए 1296 माइनस 1234, तो ये आ जाएगा 62 मार्बल्स और से चाहिए। समझ आया कैसे किया? इजी सही था, बस ये थोड़ा सा मे बी नया कंसेप्ट हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ को ये पता हो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि 1 2 3 4 मार्बल्स गिवन है और उस स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में उन्हें अरेंज करना है। तो हमने क्या किया, अरेंज करने मतलब एक स्क्वायर बनेगा, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने इसका पहले स्क्वायर रूट निकाला, देखा हमने अप्रोक्सीमेट कहाँ पे लाई करता है, वो 35 पॉइंट समथिंग आता है। फिर हमने 35 का स्क्वायर दिखाइए, ये तो इससे छोटा है, ये तो लेंगे नहीं हम। फिर हमने देखा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो दैट मीन्स
दिस माइनस दिस, हमें इतने नंबर ऑफ और मार्बल्स चाहिए सो दैट इसकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आपको थ्योरी सी पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या गिवन है कि 5 सिटीज हैं ए बी सी डी ई, और ये ना सिटीज किसी किसी चीज के लिए फेमस है, और वो जो फेमस चीजें हैं उनका भी गिवन है। वो क्या क्या है? बिग गार्डन्स या फिर रिवर्स, नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नेक्स्ट माउंटेन्स, और लास्ट इज सेंट्स। तो ये 5 चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि ए बिग गार्डन के लिए फेमस है, बी रिवर के लिए, ऐसे सेम ऑर्डर नहीं है इनका। ये गिवन है कि 5 सिटीज हैं और ये 5 चीजें हैं जिनको कोई इनका फेमस है। जैसे डी में बी इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, या ई सेंट्स के लिए, मतलब कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी आपको पार्ट्स गिवन है। ए एंड सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिग गार्डन में किसी के लिए फेमस नहीं है। ए एंड सी किसके लिए फेमस नहीं है? बिग गार्डन्स कॉमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके लिए फेमस नहीं है। मतलब ना तो ए इन दोनों के लिए फेमस है, ना ही सी इन दोनों के लिए फेमस है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन गिवन है, बी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर रिवर्स और माउंटेन्स। बी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर रिवर्स और माउंटेन्स। ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताती हूँ अभी क्या है। एक बार मैं सारे पॉइंट्स लिख लूं। थर्ड इज सेंट्स एंड रिवर्स हैव नथिंग टू डू विद ए, मतलब ए जो है वो सेंट्स एंड रिवर्स के लिए फेमस नहीं है। ठीक है। फोर्थ है डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर, डी एंड ई are not famous for big gardens and rivers, big gardens and rivers, इनके लिए फेमस नहीं है। और लास्ट है D is not famous for educational institute। ठीक है, ये आपको चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी ई का, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो समझो, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क क्यों किया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इसकी जो स्टेटमेंट थी ना सेकंड वाली, यहाँ पे लिखा था और, मतलब रिवर्स लाइक डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर रिवर्स और माउंटेन्स। ठीक है, ये गिवन था। और फोर्थ वाली में गिवन था डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर बिग गार्डन्स एंड रिवर्स, यहाँ पे था एंड। तो एंड और का कंसेप्ट बहुत ही इजी है। एंड मतलब दोनों, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। दैट मीन्स डी और ई, मतलब डी भी बिग गार्डन्स और रिवर्स के लिए फेमस नहीं है और ई भी बिग गार्डन्स और रिवर्स के लिए फेमस नहीं है। ये होता है एंड का मतलब। और का मतलब होता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिग जो बी है वो रिवर्स के लिए फेमस है, ऐसा भी हो सकता है जो बी है वो माउंटेन्स के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ये इसमें ये नहीं गिवन कि बी जो है वो दोनों के लिए फेमस नहीं है और ई भी दोनों के लिए फेमस नहीं है, ये नहीं होता इसका और का मतलब। और का मतलब बी या तो रिवर्स के लिए फेमस नहीं होगा, या फिर बी माउंटेन्स के लिए फेमस नहीं होगा, या फिर भी दोनों के लिए। ये भी कंडीशन है कि दोनों के लिए भी ना हो। ठीक है, बट हमें लीस्ट पॉसिबिलिटी लेनी है कि बी जो है वो इनमें से किसी एक के लिए फेमस नहीं है और ऐसे ई किसी एक के लिए फेमस नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास श्योरिटी किसकी है पहले वो चेक करते हैं। देखो ए जो है, ए में 4 ऑलरेडी कवर हो गए। देखो यहाँ पे ए बिग गार्डन्स के लिए भी नहीं है, इंस्टीट्यूट्स के लिए भी नहीं है, यहाँ पे सेंट्स के लिए भी नहीं है, रिवर्स के लिए भी नहीं है। तो बचा क्या? ए किसके लिए फेमस है? माउंटेन्स के लिए। समझ आया? ए इज फेमस फॉर माउंटेन्स, ये क्लियर है हमारे पास। तो हमारे पे क्या क्या है? ये 4 है, तो इसमें से माउंटेन्स तो ए के लिए चला गया तो ये क्रॉस हो गया। अभी बचे हमारे पास 4। चलो अब नेक्स्ट की श्योरिटी किसकी है? डी की।
बी के लिए देखो 3 ऑलरेडी गिवन है कि उसके लिए फेमस वो नहीं है। क्या क्या गिवन है? बिग गार्डन्स, रिवर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इन तीनों के लिए डी फेमस नहीं है। तो बचा क्या? बिग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, रिवर के लिए नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। तो बचा क्या? क्योंकि एम तो माउंटेन तो ए के लिए फेमस है, सॉरी मतलब माउंटेन्स ए माउंटेन्स के लिए फेमस है। तो बचा क्या? डी के लिए सेंट। तो दैट मीन्स डी जो है वो किसके लिए फेमस है? सेंट के लिए। एस बी कवर हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखते हैं हम सी। सी का देखते हैं कि सी की भी श्योरिटी है इधर। तो सी हमारे पास किसके लिए फेमस है? एक तो बिग गार्डन्स के लिए, सॉरी किसके लिए फेमस नहीं है? बिग गार्डन्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो बिग गार्डन्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस नहीं है सी, तो ऑब्वियसली किसके लिए होगा? रिवर्स के लिए होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कवर्ड है। तो सी किसके लिए आ गया? रिवर्स के लिए। करेक्ट? ठीक है। अब बची बात ई की। ई जो है वो बिग गार्डन के लिए भी फेमस नहीं है, ये हो गया। ई जो है वो बिग गार्डन के लिए फेमस नहीं है और रिवर के लिए फेमस नहीं है। बिग गार्डन और रिवर, तो बचा क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ई किसके लिए हो गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी बचा क्या? ए सी डी ई हो गए, तो बचा कौन सा? बी। तो बी किसके लिए फेमस होगा? ऑब्वियसली जो लेफ्ट आउट है दैट मीन्स बिग गार्डन। क्लियर? इजी सा था। ट्रिकी पार्ट क्या था इसमें? और एंड का केस। और मतलब आप श्योर नहीं हो, दोनों नहीं है ट्रू, ठीक है। एंड मतलब दोनों ही नहीं है, एज इन डी दोनों के दोनों फेमस नहीं है और ई के लिए भी दोनों फेमस नहीं है। बट और में ऐसा केस नहीं है, तो तभी हमने और वाले जो है एकदम एंड में ट्रीट किया। वो आपको पहले कंसिडर करने हैं जिनके लिए आप श्योर हो, फिर बाकी जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था इसका कि द सिटी ई इज फेमस फॉर। ई किसके लिए फेमस है? पहला क्वेश्चन है ई किसके लिए फेमस है? सिंपली दिख रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है। और दूसरा क्वेश्चन था इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फेमस फॉर बिग गार्डन। बिग गार्डन के लिए कौन फेमस है? बिग गार्डन के लिए देख लो, बी फेमस है बिग गार्डन के लिए। देखा कितने इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके पार्ट्स तो बस यूं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या है? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। जब हम 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे एंड में। लाइक कोई नंबर आएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, सपोज x, तो उस x के लास्ट में कितने जीरोस हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्लियर है कि क्या बताना है। जब हम 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बताना है एंड में कितने जीरोस हैं। ऑब्वियसली कोई महान हस्ती होगा जो सबको मल्टीप्लाई करने बैठेगा फिर कैलकुलेट करेगा। तो ऑब्वियसली इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो जीरो समझो कैसे आते हैं। 10 जब होता है तभी हम जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। और 10 किस किस से बनता है? एक तो 2 से बनता है और एक 5 से बनता है। मतलब 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तभी हमारा 10 बनेगा। 10 बनेगा तभी जीरोस आएंगे। समझ आई इतनी बात? ठीक है। तो हमें अगर देखो, अब ये चीज समझो, सपोज एक नंबर है 20, ठीक है। तो इसमें 20 में नंबर ऑफ 2 ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ 5 ज्यादा होंगे? खुद बताओ। 2 ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज 5 से छोटा नंबर है 2। तो एक नंबर में कोई भी ऑब्टेन करेंगे हम, उसमें 2 जो है नंबर ऑफ 2s है वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 5। 5 कम होंगे, ये तो सब एग्री करते हैं, तो कॉमन सेंस है। नंबर ऑफ 5 जो है वो कम होंगे, तो ऑब्वियसली अगर 5 कम होंगे तो हम 2 को भी 5 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि नहीं? यस और नो? सपोज हमारे पास 2 की पावर है 10, 5 की पावर है 5। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? 10 बनेंगे या 5 बनेंगे? ऑब्वियसली 5 बनेंगे,
बिकॉज हमें 5 और 2 साथ में चाहिए, तो साथ में कितने मैक्सिमम टाइम्स आ सकते हैं? 5 टाइम्स, बिकॉज 5 की लिमिट ही मैक्सिमम 5 है, समझ रहे हो? तो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 5 और इनटू में 2 रेज टू पावर 5 अलग से लिख दिया, तो इनसे बन जाएंगे 5 जीरोस। समझ आई इतनी चीज? ठीक है, तो हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमें जीरोस बनाने के लिए नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना है कि 100 तक 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इसका एक मेथड है, क्या करते हैं हम 100 को पहले डिवाइड करते हैं 5 से, कितना आ रहा है? आउटपुट क्या आ रहा है इसका? 20। ठीक है, फिर हम करते हैं 100 को 5 रेज टू पावर 2 से डिवाइड, मतलब ये 5 रेज टू पावर 1 था, फिर हम करेंगे 5 रेज टू पावर 2 से डिवाइड, मतलब 25। तो जब हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। 4 25 जो 100 होता है। ठीक है, क्लियर? फिर हम देखते हैं 100 को 5 रेज टू पावर 3 से। 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है? 125, जो कि 100 से हो गया हमारा बड़ा नंबर। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, ये हम नहीं करेंगे। जब तक हमारा नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 100 से छोटा आ रहा है तब तक हमें डिवाइड करना है, बट उसके बाद हमें नहीं करना। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कर दो। 20 प्लस 4 24, इतने आपके नंबर ऑफ 5s हैं। किसमें? 100 तक आपके पास इतने नंबर ऑफ 5s आएंगे। अगर इतने नंबर ऑफ 5s हैं तो दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ आपके पास जीरोस हैं। क्लियर? समझ आया? इजी था। एक्चुअली हम इसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल मतलब कि 100 इंटू 99 इंटू 98 टिल 1। तो इसमें हम ये जो मेथड है ना, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, फैक्टोरियल से निकालेंगे। जैसे सपोज आपको गिवन था होता 20 फैक्टोरियल में आपको बताने नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 20 फैक्टोरियल में अगर आपको बताने हैं तो ऑब्वियसली आप 20 इंटू 19 इंटू 18 ये तो करने बैठोगे नहीं। तो इसका सिंपल ट्रिक है क्या? पहले 20 को 5 रेज टू पावर 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। फिर 20 को 5 रेज टू पावर 2 से करो, ये तो नहीं हो सकता, डेसिमल में से 0 में चला जाएगा। तो दैट मीन्स 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे? 4 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे? 4 जीरोस। आई होप इतना क्लियर है। इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखा कि अच्छा ये तो 100 फैक्टोरियल बना, मतलब कोई भी फैक्टोरियल का टर्म होना और आपको जीरोस निकालने हो या फिर आपको निकालना हो कि 2 की पावर कितनी है, सिंपली उसको डिवाइड करने लगो 2 रेज टू पावर 1 से, फिर 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, मतलब करते रहो जितना वो उस फैक्टोरियल के नंबर से कम रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो इंक्रीज होगा वैसे ही आपको स्टॉप कर देना। मतलब जैसे 2 रेज टू पावर 7 पे आप स्टॉप हो जाओगे बिकॉज ऑफ 128 हो जाता है, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करोगे, 2 रेज टू पावर 6 तक ही बस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है? ट्राइंगल है ABC और उसका आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब साइड को जब प्लस करके निकालते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर गिवन है 56। ठीक है, फिर आपको साइड्स की कुछ इक्वेशन गिवन है। जैसे ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ गिवन है x प्लस 1, इसकी लेंथ है x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है AB की लेंथ है 4x। ठीक है, और AC की गिवन है 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल्ड है, स्केलिन है, या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो आपको बताना है। तो उसके लिए इन सब चीजों को बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगी इसकी साइड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर हमें पता है 56 है। पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला? दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दो, x प्लस 1 प्लस 4x प्लस ये, इसको मैं खोल के लिख सकती हूँ 5x माइनस 5। बेसिक ये तो चीज तो यहाँ लिख दिया मैंने 5x माइनस 5। तो इसको सॉल्व करो, x 4x 5x पे हो गया 10x
-4 56, तो ये उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 10 x, x आ गया हमारे पास 6। क्लियर? तो अब साइड्स लिख लो, साइड्स क्या आ गई सबकी, यहाँ पे आ गई साइड 7, इधर आ गई साइड 6 है ये तो 25 और इधर आ गई 24। अब ध्यान से देखो, ये आपका बन रहा है क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट। कैसे? ये सबको पता ही होगा, जैसे 3 4 5 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कैसे? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ये वाला भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कैसे? 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर? इजी क्वेश्चन, बेसिक इक्वेशन और साइड्स निकाल के आंसर आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बंच हैं बनानास के, एक बंच ऑफ बनाना, सेकंड बंच ऑफ बनाना। तो इसमें क्या गिवन है कि फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज 1.3 टाइम्स एक्सेस एज कंपेयर टू सेकंड बंच। मतलब इस बंच का जो एक्सेस है वो इंटू 3 है, इंटू 1.3 है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये बंच ऑफ बनाना से। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है, बनानास का डिफरेंस है वो 12 है, मतलब दिस माइनस दिस कितना है 12। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं इस बंच में। सिंपल, टोटल नंबर निकालना है आपको और इक्वेशन बनेगी, उससे सिंपली सॉल्व करना है। आपको बताना है कि दोनों में टोटल कितने बनानास हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का है 1.3x। अगर ये इसके टोटल नंबर ऑफ बनानास हैं टोटल, तो सेकंड में कितना है x। गिवन है ना कि 1.3 उसका ज्यादा एक्सेस है एज कंपेयर टू सेकंड बंच, इसलिए हमने 1.3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, सपोज इसके बनानास है y, इसके हैं x। ठीक है, तो y का क्या है 1.3 इंटू x, मतलब सेकंड वाले से 1.3 टाइम्स है, तो सेकंड वाले से 1.3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ आ गया हमारा 1.3 x माइनस x इक्वल्स टू 12। तो ये कितनी हो गई 0.3x इक्वल्स टू 12, तो x आ गया हमारा 40। ठीक है, x 40 आ गया। तो देख लो यहाँ पे 40 है और ये कितना आएगा 1.3 इंटू 40 कर लो, 52 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, y है 52, x है 40, तो टोटल हो गया 92 बनानास। ठीक है, यही निकालना था आपको कि दोनों बंचेस में टोटल कितने बनानास हैं, तो वो आ गया आपके 92 बनानास। आई होप क्लियर है, इजी सा था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन की जो सम है जिसका प्रेजेंट एज का वो है 45 इयर्स। ठीक है, ये सम गिवन है। 5 years ago the product of their ages, 5 साल पहले उनकी प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रेजेंट एज फादर की हम कंसिडर करते हैं f है और सन की हम कंसिडर करते हैं s है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट एजेस है तो 5 साल पहले कितनी होगी f माइनस 5 और s माइनस 5, यही होगी 5 years ago। 5 years ago फादर की एज क्या होगी f माइनस 5 और सन की होगी s माइनस 5। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5 साल पहले उनकी प्रोडक्ट एजेस का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था 4 टाइम्स फादर की एज उस टाइम पे। 4 टाइम्स फादर की एज जो 5 years पहले थी ना उसके इक्वल, तो दैट मीन्स 5 माइनस f माइनस 5।
तो आप वापस समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है वो है 45 इयर्स, और बोला गया क्वेश्चन में कि 5 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था, 5 साल पहले, तभी हमने -5 किया, और उनकी एज का प्रोडक्ट क्वेश्चन में बोला गया तो हमने उनको प्रोडक्ट के डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। वो किसके इक्वल है? वो है इक्वल 4 टाइम्स जो उसके फादर की एज थी 5 साल पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी -5 किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई, तो सिंपली ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से एस आ जाएगा, एस आ गया 9 इयर्स, तो मतलब सन की करंट एज आ गई 9 इयर्स। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बताना है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन्स एज, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमें एस भी चाहिए, एफ भी चाहिए, तो एस हमारे पास आ गया, तो यहां से एस आ गया तो एफ आ जाएगा। हमें पता है एफ जो है, एफ प्लस एस इज 45, तो एफ आ गया हमारे पास 36। क्लियर? 36 आ गया, 36 है अगर एफ, और 9 है हमारे पास एस, तो ये क्या वैल्यू आ गई? 36 माइनस 9 इज 27 इंटू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 आपका आंसर। चेक कर लो एक बार अगर कोई कंफ्यूजन है तो। देखो क्वेश्चन था फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका सम गिवन है 45 इयर्स, और क्वेश्चन में बोला गया कि 5 साल पहले उन दोनों के सम का प्रोडक्ट, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल था? 4 टाइम्स फादर की एज का जो 5 साल पहले थी, तो ये लिख दिया हमने, तो यहां से कैंसिल, एस आ गया, मतलब सन की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 9 इयर्स। अगर सन की प्रेजेंट एज आ गई तो फादर की एज भी निकल गई, प्रेजेंट आ गई 36 इयर्स। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ फादर और सन की एज, ये हमें बताना था। ठीक है, तो हमने एफ निकाला था 36, एस निकाला था 9, तो ये आ गया 27 इंटू 2 दैट मीन्स 54। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? इजी से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइकिल की प्रॉपर्टीज में बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख लू। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है W X Y Z, एक्सक्यूज मी, एक ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो पता है इसकी 4 साइड्स होती हैं, W X Y Z, ठीक है। उसमें जो Z एंगल का मेजर है वो क्या गिवन है? 10 more than twice the average of rest of the angles। 10 more मतलब प्लस 10, twice the average of rest 3। रेस्ट 3 कौन से? W X Y, W प्लस X प्लस Y का एवरेज। वापस देखो Z की क्या मेजरमेंट गिवन है? ट्वाइस 10 more than twice the average of rest of the 3। इनकी जो एवरेज है ये होती है एवरेज, ट्वाइस द एवरेज उससे 10 ज्यादा है, ये Z की मेजरमेंट है। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट मेजर ऑफ एंगल X। एंगल X आपको निकालना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए साइकिल की, अगर नहीं पता फिर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। ऐसे ये वाले इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है X और Z 180 है और W और Y 180 है, तो सिंपल पहले इक्वेशन लिख लो, X प्लस Z इज 180 एंड W प्लस Y इज 180। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में रिप्लेस करो। Z को हम क्या लिख सकते हैं? Z को लिख सकते हैं 180 माइनस X, तो यहां पे लिख देना है 180 माइनस X इक्वल्स टू 2 इंटू, अब मैं W और Y की जगह 180 लिख सकती हूँ कि नहीं? हमें पता है यहां से
तो W और Y की जगह 180 लिख दिया और X एज इट इज, तो यहाँ लिख दिया 180 प्लस X अपॉन 3 इक्वल प्लस 10। क्लियर? इतना क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, Z की वैल्यू, बिकॉज हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, X चाहिए हमें, तो मैंने क्या किया, Z को इरेज कर दिया और Z की प्लेस पे हमने X की टर्म्स में लिख दी इक्वेशन, तो क्या आ गई 180 माइनस X। ठीक है, और हमें पता है W और Y जो है उनका एडिशन है 180 डिग्री, तो हमने वहां पे लिख दिया 180 और एज इट इज सब कुछ। ठीक है, तो अभी सॉल्व करो इसको, 180 प्लस माइनस X इक्वल्स टू 2 इंटू 180 प्लस X प्लस 30, तो ये 3 जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो X आ जाएगा आपके पास 30। सिंपल इजी क्वेश्चन था, समझ आया? जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इक्वेशन खोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर उधर शिफ्टिंग करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, X आ जाएगा 30। और ये क्वेश्चन में पूछा था कि आपको X की बतानी है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने Z को रिप्लेस नहीं किया, X को रिप्लेस कर दिया यहां से, तो भी क्या हुआ, इस इक्वेशन से फिर हमारे पास Z आ जाएगा। Z आ गया हमारे पास, तो Z की वैल्यू यहाँ डाल देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। सिंपल, ये नहीं घबराना नहीं कि हाँ भाई हमारा तो X ही उड़ गया, अब क्या करें हम, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना इस इक्वेशन से, तो वो निकाल के इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अब एक ना थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन था रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन किया है ना, तो उसका ही था कुछ, उसमें गिवन है कि शू इज रिलेटेड टू लेदर। शू जो है वो लेदर से रिलेटेड है, शू इज रिलेटेड टू लेदर, देन रबर इज रिलेटेड टू, रबर इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो, पहले तो ये जो पहली वाली होती है ना, उससे समझना होता है कि क्या गिवन है। शू लेदर, इनका क्या रिलेशन है, कि मतलब लेदर से शू बनता है, लेदर से शू बनता है, तो ऐसी चीज बतानी है जिससे रबर बनती है। ये कॉमन सेंस है, ये तो पता होना चाहिए। लेटेक्स होता है, ये एक मटेरियल होता है लेटेक्स, जिससे रबर बनती है। इन केस आपको ये नहीं भी पता ना, तो ऑप्शन सुनो एक बार। ऑप्शंस थे प्लास्टिक, जो कि ट्रू नहीं है, सेकंड था लेटेक्स, ठीक है, थर्ड था पॉलिथीन, और लास्ट था स्लीपर। तो इनमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ लेटेक्स ही लग रहा था, तो लेटेक्स है इसका आंसर। कैसे देखते हैं, शू और लेदर में क्या रिलेशन है, पहले वो देखो। क्या रिलेशन है कि लेदर से शू बनता है, तो हमें ऐसा मटेरियल बताना था जिससे रबर बनती है, तो क्या था वो मटेरियल, लेटेक्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुद से क्वेश्चन देखा करो, और मेरे सोल्यूशन पहले मत देखो, और आप क्या करो, क्वेश्चन देखा करो, पॉज कर दिया करो वीडियो, एंड देन खुद से सॉल्व किया करो। ठीक है, यही काम आएंगी चीजें। तो चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।